इसका चैप्टर 4 दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चल रहा था, ठीक है ना। काफ़ी टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ टॉपिक हमारे बचते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन बाय वन हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। जिस स्टूडेंट्स ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है वो एक बार चेक कर ले और टॉपिक रहा तो नहीं। जिस स्टूडेंट ने अपना वर्क नहीं किया उसको मेरी ये एडवाइस है कि अपना वर्क जल्द से जल्दी कंप्लीट कर ले, ठीक है। आइए चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको बताया गया था कि हमारा इस चैप्टर में हमारा होता है एक लॉ दैट इज़ बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है ना। बायो-सावर्ट लॉ होता क्या है कि हमने क्या किया, एक वायर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दैट इज़ फॉर एग्जांपल आपके सामने एक वायर है एक्स वाई, ठीक है। ये आपके सामने एक वायर है ये, ठीक है। इस वायर को अपने एक सिंगल कह सकते हैं कि हमने एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लिया उस वायर का, जिसको हमने बोला अपना क्या, एक्स वाई, ठीक है। उस एक्स वाई का उस वायर का हमने एक छोटा सा पार्ट उठा लिया अपना, ये रहा दैट इज़ डी एल, ठीक है। उस डी एल से हमने एक पॉइंट लिया पी पॉइंट। उस पॉइंट पर हमें देखना है कि इस पॉइंट पर हमारा इस वायर की वजह से, जिस वायर के अंदर से हमने अपना करंट पास करा हुआ है दैट इज़ कैपिटल आई, कितना करंट मतलब कह सकते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर बनेगा ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, ठीक है ना। उस पॉइंट की इस वायर के एलिमेंट्री पार्टिकल से कह सकते हैं इस एलिमेंट्री लेंथ से हमने डिस्टेंस में मेजर कर रखे दैट इज़ स्मॉल आर, जो कितना एंगल बनाती है हमारी थीटा एंगल, ठीक है। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है, बायो-सावर्ट लॉ ये कहता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस पॉइंट पर वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है कि हमारा उस वायर में से करंट कितना पास आउट हुआ है। सेकंड चीज़ डिपेंड करता है कि आपने जो वायर ले रखी है उसका लेंथ कह सकते हैं लेंथ का जो पोर्शन है वो कितना है, दैट इज़ डी एल। एंड द थर्ड इज़ कि उन दोनों के बीच में एंगल कितना बना हुआ दैट इज़ साइन थीटा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कि वहाँ पर उन दोनों कह सकते हैं उस वायर के पार्टिकल कह सकते हैं उस वायर के पीस के और उस पॉइंट के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना है उसके इन्वर्सली स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इन सभी चार इक्वेशन को हमने कंबाइन किया और हमारा आया क्या, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि डी बी यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कहाँ पर, इस पॉइंट पी पर, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपने जो वायर ली हुई है उस वायर का लेंथ कितना है। सेकंड, उस वायर के अंदर से करंट कितना पास आउट हुआ है। थर्ड, उस वायर के एलिमेंट के कह सकते हैं और उसके क्या नाम मैग्नेट डिस्टेंस वाले पॉइंट के बीच में एंगल कितना बना हुआ है। एंड थर्ड वन इज़ कि उस पॉइंट के जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और जिस पॉइंट से कह सकते हैं उस वायर के लेंथ से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है उसके ऊपर, ठीक है। तो हमने चारों पॉइंट को कंबाइन किया और हमारा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, आई यानी कि करंट पासिंग थ्रू द वायर, डी एल यानी कि लेंथ ऑफ द वायर, साइन थीटा यानी कि एंगल फॉर्म बिटवीन दैम, एंड द आर स्क्वायर यानी कि सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट पी एंड द लेंथ एलिमेंट ऑफ द वायर, ठीक है। फिर हमें पता है कि हमने सारी इक्वेशन जितनी भी आज तक हमने सभी इक्वेशंस पढ़ी सब किसमें पढ़ी है, इक्वस टू पढ़ी है। तो यहाँ पर इक्वस टू लगाने के लिए कांस्टेंट लगाया दैट इज़ के, ठीक है। अभी इस के की वैल्यू क्या होती है बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया दैट इज़ के। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया जो बायो-सावर्ट लॉ बोलते हैं क्या, कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पी पर ड्यू टू ए वायर जिसके अंदर से हमारा करंट कितना पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो किससे कितनी डिस्टेंस दूर है वहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है। वो कहता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किसके बराबर होगा, डी बी इज इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये के जो होता है अभी के है क्या, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ, फर्स्ट चैप्टर में आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। वहाँ पे आपने देखा था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स का एक फॉर्मूला आता है एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पर Q1 Q2 चार्जेस की वैल्यू थी, आर सेपरेशन था उन दोनों चार्जेस के बीच में, लेकिन वहाँ पर भी आपने कांस्टेंट लगाया था जिसको आपने कहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बताता था, वो बताता था कि वहाँ पर हमारी परमिटिविटी कितनी है, या फिर कह सकते हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच उन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या बताता है, यहाँ पर भी हमारा उस पॉइंट पी और करंट एलिमेंट यानी कि उस वायर के करंट एलिमेंट और पॉइंट पी के बीच में मीडियम क्या है, एयर है, वाटर है, वैक्यूम है, क्या मीडियम है क्या, उसको बताता है क्या, के कांस्टेंट, ठीक है।
और उस के की वैल्यू क्या होती है, उस के की वैल्यू होती है के इज इक्वस टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वहाँ पर आपका गुलाम्स लॉ में क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर क्या है के इज इक्वस टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है दैट इज टेन की पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर, इस मतलब कैसे पर एम्पियर, ठीक है ना। इसमें हमारा क्या है 10 की पावर -7, जैसे आपको पता है 1/4 की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ऐसी के यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपको बाकी तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया था, ठीक है ना, जो ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। फिर इसको हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको याद होगा वहाँ पर भी हमने आर की मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, जिससे हमारा क्या होता है कि जो हमारा लेंथ एलिमेंट है, ठीक है, करंट एलिमेंट है और आर के बीच में क्या बन जाता है हमारा एक वेक्टर प्रॉपर्टी ले जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में हमने आर से मल्टीप्लाई किया और आर से ही क्या करा हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो नीचे तो हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर, आर का क्यूब हो जाएगा, ये तो नीचे बन गया आर का क्यूब। लेकिन यहाँ पर बनता है डी एल इंटू आर साइन थीटा, और हमें पता है ए बी साइन थीटा क्या होता है ए क्रॉस बी। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया, क्या डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आर की मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, जिससे डी एल को हम आर के साथ ले सकें, और डी एल आर साइन थीटा को इसको यूज़ कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं डी एल क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये आपको कराया था कह सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट किया था कि हमें क्या करना है, हमें इस के की वैल्यू निकालनी है। के किसकी, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं डी बी यानी कि जितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना है उसको हम क्या कर लें, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि आई जो हमने करंट पास कर रखा है, हम सपोज कर लेंगे क्या कि उसके अंदर कितना करंट पास हुआ हमारा 1 एम्पियर। डी एल जो हमने लेंथ ले रखी है वो कितनी ले रखी है 1 मीटर। एंगल जो बन रहा है कितना बना है 90 बन रहा है, जिस कारण साइन 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो सेपरेशन उस पॉइंट की उस करंट एलिमेंट के बीच से वो कितना है हमारा 1 मीटर। तो इन सब की वैल्यूज पुट करने के बाद डी बी किसके बराबर आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के हमें पता है वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7। तो यहाँ से हमने क्या निकाला 1 टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी टेस्ला। ये लिखवा रखा है आपको कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, ठीक है ना। क्योंकि एक थे हमारे निकोला टेस्ला, उन्होंने इसकी क्या होता है हमारे इन्वेंशन किया था, कह सकते हैं डिस्कवरी की थी। तो दैट इज़ वाई उन्हीं के नाम पर हमने रखते क्या कि ऐसा यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था कि अगर हमारी कोई स्ट्रेट वायर फॉर एग्जांपल जस्ट वेट, अगर हमारी कोई एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर जैसे आपको दिख रही है यहाँ पर एक एक्स वाई आपने क्या कर रखी है, एक वायर ले रखी है, ठीक है ना। और हमें क्या करना है इस मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर की वजह से किसी भी एक पॉइंट पी पर, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपको करा रखी है, ठीक है ना। कर इसमें है कुछ नहीं, सिंपल हमने बायो-सावर्ट का जो हमारे पास फॉर्मूला आया था क्या डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट वेट। ये फॉर्मूला आया था ना हमारे पास बायो-सावर्ट लॉ ने, ये तो फॉर्मूला देता, ठीक है ना। इसके अंदर हमें करना क्या है, इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल किस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, आई की वैल्यू फाइंड आउट करना हो, डी एल की वैल्यू फाइंड आउट करना हो, थीटा कितना है हमारा उस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना हो, ठीक है ना। आर कितना है उस आर की वैल्यू फाइंड आउट करना हो। और उन सब की वैल्यूज़ को फाइंड किस तरह से करते हैं, हम इस डायग्राम का यूज़ करते हैं और हमारा इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपको बताया था हालांकि, लेकिन फिर भी आप देख लेना, अगर कोई भी डाउट इस टॉपिक के अंदर आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा से कवर कर लेंगे, ठीक है ना। हालांकि बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी इसको करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ईजी। बस वैल्यूज़ को पुट करना है प्रॉपर्ली, साइन टाइम कॉस का यूज़ करना है और दैट इज़ अपना डी बी की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। देख लेना, अगर इसमें कोई डाउट आता तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे इसको कवर कर लेंगे फिर दोबारा से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर हम एक वायर ले लें, उस वायर का एक सर्कुलर लूप बना दें, क्या बना दें, एक सर्कुलर लूप बना दें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वायर लिया और उस वायर का एक सर्कुलर लूप बना दिया, ठीक है। तो उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें पता बायो-सावर्ट लॉ ने हमें एक लॉ दिया था क्या डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो था हमारे पास फॉर्मूला, दैट इज़ हियर, ठीक है।
यहाँ पर एंगल कितना है, एंगल किस किस के बीच में बनता है, बताना जरा। एंगल बनता है हमारा आर के और डी एल के बीच में। एंगल किस किस के बीच में बनता है, आर के और, देखो यहीं पे वेक्टर किसके बीच में लगा हुआ है, डी एल और आर के बीच में तो लगा हुआ है। तो एंगल किस किस के बीच में बनेगा, आर वेक्टर और डी एल वेक्टर, यानी कि एलिमेंट्री वेक्टर यानी करंट वेक्टर, करंट एलिमेंट, और आर यानी कि पोजिशन वेक्टर के बीच में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना एंगल बन रहा है, दैट इज़ 90। कितना बन रहा है आपका, 90। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 90 हो गया। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला बनता है डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो हमारा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, लेकिन हमें तो इस पूरे वायर की वजह से निकालना है। तो हम पूरे वायर की वजह से इन दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे। जब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बी क्या बन जाएगा, कंप्लीट बी बन जाएगा, यानी कि कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। डी एल का इंटीग्रेशन कर देंगे। डी एल क्या है हमारा, ये छोटा सा पार्ट, ये डी एल क्या है हमारा, इस वायर का छोटा सा पार्ट। लेकिन जब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करते हुए हो क्या जाएगा इसमें कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इस वायर के सर्कमफेरेंस तो ले सकते हो, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो डी एल का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, डी एल की जगह क्या जाएगा आपका 2 पाई आर तक हो जाएगा। यहाँ पर है ना, ये रहा डी एल क्या हो गया हमारा 2 पाई आर। जो वैल्यूज़ कट होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, ठीक है ना, आर से 1 एक पावर कट जाएगी आर की। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल आएगा क्या, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हुआ ड्यू टू ए सर्कुलर लूप एट द सेंटर। ठीक है, किसी भी एक सर्कुलर लूप के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू। ठीक है, अगर इस वायर के अंदर हम n नंबर्स ऑफ टर्न कर दें, अगर हम इस वायर के अंदर n नंबर्स ऑफ टर्न कर दें तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड हो, ठीक है, तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर हम उसके अंदर नंबर्स ऑफ टर्न को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स इंक्रीज होगा। वही सेम केस यहाँ पर होगा क्या, कि अगर हम क्या करते हैं इसमें नंबर्स ऑफ टर्न क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, और कितना करते हैं, n नंबर्स ऑफ टर्न करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, n टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा। यानी कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर क्या कर दिया आपने, n की मल्टीप्लाई, क्या कर दिया उसके अंदर आपने n की मल्टीप्लाई। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2a। 2a क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पर आप या तो रेडियस को r ले लो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अपना a ले लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, a क्यों लिया, a क्या करता है, एक शो करता है एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है ना, लेकिन आप r ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 2r कह लो या 2a कह लो इंटू आई, और i की फिर पूरे की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, n से, जो क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया हमारे इस बार n नंबर्स ऑफ टर्न आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था कि अगर हम क्या करें, एक कह सकते हैं एक करंट लूप ले लें, जो भी आपने सर्कुलर लूप लिया था उस सर्कुलर लूप को ले लें, और उस सर्कुलर लूप के पॉइंट ले लें एक्सिस पॉइंट पर, क्या ले लें, एक्सियल पॉइंट लाइन पर एक पॉइंट ले लें। उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कुछ याद आ रहा है, इस टाइप की अपनी डेरिवेशन करी थी क्या, कि जब आपका एक डायपोल हो, उस डायपोल के कारण एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और इक्विटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। सेम यहीं पर बिल्कुल एज इट इज़ करना है, बस डिफरेंस क्या होगा, वहाँ पर डायपोल था, यहाँ पर क्या होगा, आपका एक वायर होगा, एक सर्कुलर लूप होगा, जिसके अंदर आपने क्या करंट पास आउट करा रखा, आई करंट पास करा रखा है। ठीक है ना, जैसे वहाँ पर आपने एक्सियल लाइन पर लिया था, ऐसे सेम एज इट इज़ यहाँ पर लेंगे अपन अपना इसके एक्सिस पॉइंट पर। ठीक है, और वही सेम करेंगे जैसे वहाँ पर हमने, आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट तोड़े थे, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा के नाम से। ऐसे यहाँ पर तो कंपोनेंट हमारे 2 ब्रेक डाउन हो जाएंगे, क्या, डी बी साइन थीटा और डी बी कॉस थीटा। ठीक है ना, ये दिख रहा है ना आपको, डी बी साइन थीटा कह लो, साइन फाई कह लो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से हमारा हो जाएंगे। ठीक है ना, और ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये वाला और ये वाला, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट क्या बचता है हमारा, नेट रिजल्ट बचता है हमारा ये। ठीक है ना, तो जिस तरह से आपने डेरिवेशन वो वाली की थी आपकी, कौन सी, डायपोल वाली, सेम एज इट इज़ बिल्कुल ऐसी ही होनी है। बस डिफरेंस क्या रहेगा, वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अप Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है ना, सॉरी, ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर। वहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ किया था। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अपना मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कौन देता है, बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ की वैल्यू क्या आती है, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सेम उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और अपना वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, देख लेना अगर इसमें भी कोई अगर डाउट बनता है, तो हालांकि हमने टॉपिक एक बार कवर कर चुके हैं आई थिंक, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट बनता है कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, फ़ोन करके आपको बता सकते हैं सर हाँ इस टॉपिक में डाउट है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा से कवर कर लेंगे। ठीक है ना, हालांकि बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो आपने डायपोल वाला करा हुआ बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है ना,
नेक्स्ट आता है हमारा एक एम्पियर सर्कुलर लॉ। फॉर एग्जांपल जैसे आपको याद होगा, आपने जब फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका एक आया था कुलाम्स लॉ के अंदर गॉस लॉ आया था ना, गॉस लॉ। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या है, जब हमने कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास आया था एक बायो सावर्ट लॉ। उस बायो सावर्ट से रिलेटेड ही हमारा क्या आएगा, हमारा अल्टरनेटिव फॉर्म किसको देगी, को एम्पियर्स लॉ की। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे अपना गॉस लॉ पढ़ा था, यहाँ पर क्या पढ़ोगे आप, एम्पियर सर्कुलर लॉ। गॉस लॉ ने क्या बोला था, गॉस लॉ ने कहा था कि अगर कोई भी चार्ज हमारा किसी भी कह सकते हैं एक सरफेस में एनक्लोज है, तो वहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसकी वैल्यू निकाली थी उन्होंने। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर हमारा कोई भी वायर है, उस वायर में से हमारा करंट जा रहा है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एम्पियर साहब ने क्या कहा था, एम्पियर सर्कुलर लॉ ने उन्होंने ये कहा था कि अगर हम लाइन इंटीग्रल कर दें किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे वहाँ पर आपने पढ़ा था ना कि अगर हम किसका इंटीग्रल कर दें, वहाँ पे आया था आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन आया था ना। तो ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पर हमने करना है क्या, कि अगर हम लाइन इंटीग्रल कर दें किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि बी का हम लाइन इंटीग्रल मतलब डीएल का इंटीग्रेशन कर दें साथ में, यानी कि बी डीएल कर दें, तो किसके बराबर आएगा, वो आएगा हमारा म्यू नॉट टाइम्स, यानी कि परमिबिलिटी, ये देखो ये लिखा हुआ ना, दैट इज ये रहा, इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स, किसके म्यू नॉट टाइम्स, कि जो उस वायर में से करंट पास आउट हुआ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने एक वायर लिया, उस वायर के अंदर से करंट पास कर दिया, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वायर रखा है, ये इस वायर में से आपका करंट जा रहा है आई, कितना करंट जा रहा है आई। ठीक है, तो अभी कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो एम्पियर साहब ने क्या कहा, एम्पियर सर्कुलर लॉ में ये वो लगा है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा, अगर हम उसका लाइन इंटीग्रल कर दें, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट पासिस थ्रू द वायर, यानी कि इस वायर में से कितना करंट पास हुआ है, उसका उसके कह सकते हैं उसका कितना टाइम्स ले लें हम, परमिटिविटी, यानी कि म्यू नॉट टाइम्स ले लें, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आ जाएगा, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, बी का तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस वायर की लेंथ कितनी है हमारी, कैपिटल एल। ठीक है, तो आपने पहले स्मॉल एलिमेंट लिया था, दैट इज़ डी एल। आपने पहले क्या लिया था, एक स्मॉल एलिमेंट लिया था डी एल, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आपने इस बार जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी, और इस वायर की पूरी लेंथ कितनी है, एल। तो यहाँ से डी एल की जगह क्या लिख दोगे आप, एल लिख दोगे, तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये क्या है हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्कुलर लॉ इज डिफाइंड एज द, ध्यान सुनना, एम्पियर सर्कुलर लॉ इज डिफाइंड एज द लाइन इंटीग्रल। क्या होता है, लाइन इंटीग्रल, किसका लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का, किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर, और किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा म्यू नॉट टाइम्स, किसके, कितना टाइम्स, म्यू नॉट टाइम, किसके, ऑफ द करंट पासिस थ्रू द वायर, ऑफ द करंट पासिस थ्रू द वायर। ठीक है, कोई डाउट है मतलब, द बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसको याद करना रखना, ये होता है हमारा क्या, एम्पियर सर्कुलर। ठीक है, उसके बाद इसका प्रूफ किया हुआ, जैसे आपको याद होगा जब आपने गॉस लॉ पढ़ा था, तो गॉस लॉ का एक प्रूफ कराया था आपको, एक सर्कुलर रिंग लेकर, ठीक है, वहाँ से फिर आपने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था समथिंग, इस तरह से आपने वहाँ पे गॉस लॉ को प्रूफ किया था। ऐसे यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अपना बायो सावर्ट लॉ को प्रूफ करना है। तो बायो सावर्ट लॉ को प्रूफ करने के लिए सिंपल सा मेथड की बात करें हम, क्या, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है क्या, अगर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी होती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अभी जस्ट इससे पहले हमने ये निकाला था, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट, ये भी तो निकाल के लाए थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, तो यानी किसी भी एक सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r। इसका हमने यूज़ किया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर पर, वो होगा हमारा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r। ठीक है, ये हो गया बी। अब हम पता है क्या निकालना है हमें, डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी डी एल की वैल्यू निकालनी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल। बी डी एल के अंदर बी की वैल्यू पुट कर दी, क्या, म्यू नॉट अपॉन आई, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2πr। अब आपको बात करनी है इस डी एल की। जब आप इस डी एल का इंटीग्रेशन करोगे, तो इस डी एल का इंटीग्रेशन करने के बाद होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ही आ सकती है, तो क्या आ जाएगी, 2πr के बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पर। ठीक है, तो 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो जाएगा, बचता क्या है, लाइन इंटीग्रेशन, यानी कि बी डी एल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट
इंटू आई। क्या यही एम्पीयर सर्किट लॉ है? यही तो हमारा एम्पीयर सर्किट लॉ होगा। तो इसको सिंपल से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमने प्रूफ में किया क्या, सिंपल अगर हम शब्दों में याद रखें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बी डी एल, फॉर एग्जाम्पल हमें बी की वैल्यू पता है। बी की वैल्यू क्या होती है हमारी, किसी भी एक सेंटर पर किसी भी एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2πr। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी डी एल की वैल्यू निकालना है। तो डी एल का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, डी एल इज इक्वल्स टू 2πr। ये डी एल इज इक्वल्स टू 2πr, 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ, एम्पीयर सर्किट लॉ। हमें ये तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने इसको सिंपली प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगर हम क्या करें, कह सकते हैं हम एक सोलेनॉइड ले लें। क्या ले लें, हम एक सोलेनॉइड ले लें और उस सोलेनॉइड के इनसाइड हमारा कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सोलेनॉइड है, ये रहा। ठीक है ना, इस सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करोगे, देखो एक छोटी सी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, पेपर में अधिकतर आ ही जाती है ये। ठीक है ना, तो इसको एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। देखो इसमें हमें करना क्या होता है, इसके अंदर सबसे हमने पहले एक सोलेनॉइड ले रखा है। क्या ले रखा है हमने, एक सोलेनॉइड ले रखा है। ठीक है ना, जिसमें कि हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से अपर वाले पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है और लोअर वाले पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रहा है। ठीक है ना, तो आपको पता है डॉट का मतलब क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, रेडियली इनवर्ड्स फ्रॉम द इनटू द प्लेन। ठीक है ना, तो यानी कि ऊपर से हमारा बाहर की तरफ आ रहा है और नीचे हमारा अंदर की तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करा हमने, एक सर्कुल, एक कह सकते हैं एक रेक्टेंगुलर, हमने एक लूप कह सकते हैं क्लोज पाथ हमने एज्यूम कर लिया। क्या, ये रहा ए बी सी डी, ये दिख रहा है ना, आपको ट्रायंगल बना रखा है उन्होंने, रेक्टेंगल बना रखा है डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो ये क्या हमारा है कि हमने सर्कुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप एज्यूम कर लिया, क्या, ए बी सी डी, जिसमें हमारा ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, हमारा सोलेनॉइड के अंदर आ रहा है। ठीक है, बी सी और ए डी दोनों क्या है, सोलेनॉइड के परपेंडिकुलर हैं। और जो हमारा डी सी पार्ट है वो डी सी क्या है, जस्ट आउटसाइड, बिल्कुल कह सकते हैं जैसे ही हम सोलेनॉइड से बाहर कदम रखते हैं, जस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल डिस्टेंस पर ही, बिल्कुल जस्ट जैसे ही अपोजिट, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो हमारा वो लाइन सेगमेंट मिलता है, कौन सा, डी सी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर अपना कह सकते हैं एम्पीयर सर्किट लॉ का यूज़ करेंगे। एम्पीयर सर्किट लॉ क्या कहता है, बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, ये तो कहता है। तो बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, ये रहा, बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बी डी एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी डी एल वैल्यू कौन कौन देगा, चलो बताओ। मैग्नेटिक फील्ड हमारा टोटल किस किस की वजह से होगा, एक तो ड्यू टू दिस ए बी एलिमेंट, ड्यू टू दिस बी सी एलिमेंट, ड्यू टू दिस सी डी एलिमेंट एंड ड्यू टू दिस डी एलिमेंट। 4 एलिमेंट की वजह से होगा। तो हमने वही काम किया कि हमारे बी डी एल क्या होगा, 4 पार्ट में डिवाइड होगा। क्या, बी डी एल इज इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक बी डी एल, बी से सी तक बी डी एल, सी से डी तक बी डी एल एंड डी से ए तक बी डी एल। कोई डाउट यहाँ तक? हमें पता है डॉट बीच में क्या है, बी डॉट बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। डॉट वैक्टर का मतलब क्या होता है, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो यानी कि बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। अब जरा देख के बताओ, जो हमारे पास 2 एलिमेंट कौन कौन से, एक तो ये वाला एलिमेंट और एक हमारे पास ये वाला एलिमेंट, इसमें बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के और डी एल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है आपका ऐसे, और डी एल के बीच में डी एल कैसा आ रहा है, ऐसे और ऐसे, तो एंगल कितना हुआ 90 और cos 90 की वैल्यू 0। तो यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसकी इन 2 एलिमेंट्स की वजह से होगा वो कितना हो जाएगा 0। किस किस की वजह से, एक तो ए डी की वजह से और बी सी की वजह से। तो यानी कि जो 2 एलिमेंट है कौन कौन से, एक तो आपका ये रहा बी सी दिस, ठीक है, और एक आपका है डी ए यानी कि दिस, ये दोनों कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगे, क्योंकि एंगल कितना बना 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, अब बात करते हैं इस डीसी एलिमेंट की। इस डीसी एलिमेंट की आपको पता है, आपने 10th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है 0। बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है 0। अगर किसी भी सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा तो क्या डीसी के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो डीसी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, यानी कि बी ए डी वाली की जो वैल्यू होगी, सॉरी डी सी वाली की जो वैल्यू होगी वहाँ पर बी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वो भी फैक्टर आपको कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये वाला फैक्टर जो आपको बचा हुआ था कौन सा, दैट इज़ दिस।
ये भी कितना हो गया आपका 0। तो यानी कि सिर्फ आपके पास बी डी एल के नाम से एक ही फैक्टर बचता है, कौन सा, ए से लेके बी तक का इंटीग्रेशन किसका, बी डी एल का, ठीक है, यानी कि ये बचता है आपके पास दिस, ठीक है भाई। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें एंगल कितना बनता है। एंगल की बात करें फॉर एग्जांपल, ये रहा, यहाँ पर इस ए बी के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, और हमारा लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन ये रही, तो एंगल कितना हो गया 0, और cos 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से अपना मैग्नेटिक फील्ड निकालना है क्या, बी डी एल इज इक्वल्स टू बी डी एल कॉस 0, ठीक है। अब बी का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है जो फिक्स वैल्यू है, लेकिन किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी एल का इंटीग्रेशन होगा। डी एल का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपने तो इनिशियल केस क्या ले रखा है, इनिशियल केस ले रखा है जब आपकी छोटा सा एलिमेंट था, लेकिन उस एलिमेंट को जब आप बड़ा करोगे यानी कि इंटीग्रेशन करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरी लेंथ ही तो ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक जस्ट वेट, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, ये पूरी की पूरी लेंथ ले सकते हो, और इस लेंथ को आपने एज्यूम क्या कर रखा है, स्मॉल एल, ठीक है। तो यहाँ से डी एल का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल एल, तो आपका बी डी एल का इंटीग्रेशन कितना आ गया, बी एल। और आपको पता है एम्पियर सेकेंड लॉ क्या कहता है कि बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नोट इंटू आई, तो इसको किसके बराबर रख देंगे हम, म्यू नोट इंटू आई के बराबर। अगर उसके पास एन नंबर्स ऑफ टर्न हो तो एन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, दैट इज बी इज इक्वल्स टू, देखो यह आपका फॉर्मूला आएगा क्या, बी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, ये तो फॉर्मूला आएगा। अगर इसके पास n टर्न्स हो तो हमने n की मल्टीप्लाई और कर दी। अगर मैं इस l को नीचे ले आऊँगा तो n अपॉन l क्या हो जाएगा, n अपॉन l हो जाएगा हमारा क्या, अगर हम बात करें n अपॉन l की, तो n अपॉन l क्या हो जाएगा हमारा, n अपॉन l हो जाएगा क्या, कि नंबर्स ऑफ टर्न्स इन अ लेंथ, कितने टर्न्स हमारे हैं पर यूनिट लेंथ, कितने नंबर्स ऑफ टर्न हमारे हैं पर यूनिट लेंथ। तो इसको हमने क्या कर दिया, स्मॉल n रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बताया था ना आपको, कि एक होता है हमारे पास लैम्डा, लैम्डा क्या होता है Q अपॉन L, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, N अपॉन L कर दिया। N अपॉन L का मतलब क्या है कि कितने नंबर्स ऑफ टर्न हैं पर यूनिट लेंथ, और उसको रिप्रेजेंट किससे कर दिया, स्मॉल n से। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल आया क्या, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू N इंटू L, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू N इंटू L। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है ना, जस्ट वेट, ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो आज मेन टॉपिक बचता है, हमारा बचता है लॉरेंस फोर्स, कि लॉरेंस फोर्स होता क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में मोस्टली पूछ लेते हैं, ठीक है ना। लॉरेंस फोर्स होता क्या है, इस लॉरेंस फोर्स का हम जनरली यूज़ जो करते हैं अपना एप्लीकेशन जो हमारा होता है इसमें साइक्लोट्रॉन में यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में साइक्लोट्रॉन का टॉपिक हटा देगा। जो 30% रिड्यूस हुआ सिलेबस उसके अंदर से साइक्लोट्रॉन हट चुका है, तो वो एप्लीकेशन पे तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उसकी डेफिनेशंस पूछ ले या फिर इसका क्या मतलब है उसके बारे में पूछ ले, ठीक है। तो लॉरेंस फोर्स होता क्या है, देखो अगर हम किसी भी कह सकते हैं चार्ज को, अगर हम किसी भी एक चार्ज को मूव करवा दें, यानी कि एक चार्ज को हम चलवा दें कहाँ पर, ऐसे रीजन में जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ठीक है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। किस किस की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगी, आपको पता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यानी कि एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक की फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा था। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगी। दूसरी फोर्स किसकी वजह से लगेगी, हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्यों लगेगी, मैग्नेटिक अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगते हैं वो उसकी वैल्यू भी हमें पता है। तो यानी कि जब कोई भी एक पार्टिकल एक ऐसे रीजन में मूव करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ठीक है, तो वहाँ पर एक फोर्स लगेगी। किस किस की वजह से, दोनों की वजह से, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। और जब ऐसा फोर्स लगे जिसमें दोनों की वैल्यू ऐड हो, उस टोटल फोर्स को हम क्या नाम बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, लॉरेंस फोर्स। यानी कि लॉरेंस फोर्स इज डिफाइंड एज द टोटल फोर्स। क्या होता है, लॉरेंस फोर्स एक टोटल फोर्स है जो एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल, जो क्या करता है, एक एक्सपीरियंस करता है। कौन एक्सपीरियंस करता है, एक चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है। कब करता है, जब वो किसी भी एक ऐसे रीजन में चला जाए जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब हमें उसकी वैल्यू निकालें। देखो उसकी वैल्यू निकालने का मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी, जिसको कहना चाहिए मोस्ट इजी, वो यही है। क्या आपको पता है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, जस्ट वेट,
आपको पता है जब हमारा कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। यही तो आया था, कुछ हो रहा था। यहाँ से अपना एफ निकाल लो, क्योंकि आपको फोर्स की तो वैल्यू निकालनी है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी चाहिए, आपको फोर्स की वैल्यू चाहिए। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ई इंटू क्यू। अच्छा जरा एक बात सोच के बताओ, जो ये एफ आया है वो एफ किसकी वजह से आया, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया? वो आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो वहाँ पर दो फोर्स लग रही थी, पहली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ठीक है, अब अगर वो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही थोड़ी है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एक फोर्स लगती है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। इस टॉपिक से जस्ट टॉपिक पहले ही हमारा एक फोर्स की वैल्यू निकाली थी, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, जिसमें एक छोटी सी डेरिवेशन भी कराई थी, देख लेना अपने फिजिक्स को मूव कर कर। ठीक है ना, वहाँ पर एक फोर्स की वैल्यू होती है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। ठीक है, ये फोर्स तो हुई हमारी कौन सी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना लगाया, ये फोर्स तो ये हो गई। ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ने कितना फोर्स लगाया। लेकिन लॉरेंस फोर्स क्या है, लॉरेंस फोर्स इज द टोटल फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या है, हमारी टोटल फोर्स। तो हम क्या कर देंगे, लॉरेंस फोर्स निकाल लेंगे, दोनों का सम कर देंगे। ठीक है, तो हमने दोनों का सम कर दिया, एफ इज इक्वल टू एफ यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो दोनों का सम कर देंगे, तो एफ इज इक्वल हो जाएगा क्यू इंटू ई प्लस वी इंटू डी। इस फॉर्मूले को याद करना है, और ये फार्मूला किसका है, हमारा है लॉरेंस फोर्स। और लॉरेंस फोर्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है ना, तो लॉरेंस फोर्स समझ में आना, लॉरेंस फोर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट वेट, हाँ देखो, अब हमें क्या करना है, जब हमने एक पार्टिकल को मूव करा दिया, हमने क्या करा, एक चार्ज पार्टिकल लिया, फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रॉन लिया, प्रोटॉन लिया, अल्फा पार्टिकल लिया, ठीक है ना, कोई भी हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया, उस चार्ज पार्टिकल को हमने मूव करा दिया किसी भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर करा दिया हमने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करेगा, उस चार्ज पार्टिकल को रोटेट करा देगा। क्या करा देगा, रोटेट करा देगा। देखो जैसे एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है, जिसकी डायरेक्शन कैसी है आपकी, रेडियली इनवर्ट, यानी कि कह सकते हैं इनवर्ट द प्लेन, यानी कि प्लेन के अंदर है डायरेक्शन। क्रॉस किसको दिखाता है, इनवर्ट द प्लेन। ठीक है ना, अब आपने क्या किया, एक पार्टिकल लिया, एक चार्ज पार्टिकल ले रहा क्यू, इस क्यू को आपने अंदर मूव करवाया। ठीक है, जब वो मूव करवाओगे तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, जिस कारण से होगा क्या, उस चार्ज को एक सर्कुलर मोशन मिल जाएगा। कैसा मोशन मिल जाएगा, एक सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर मोशन मिल जाएगा तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी जिस सर्किल में मूव करेगा, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, कुछ ना कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमें उन सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो तो हमने क्या किया इसके अंदर, सिंपली हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल लिया जिसकी वैल्यू क्या हमारे क्यू है, उसको हमने मूव करा दिया विद वेलोसिटी v के साथ, और एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करा दिया जिसकी वैल्यू कितनी है हमारी b। ठीक है, तो हमें पता है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल ऐसी फील्ड में एंटर करेगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, हमें पता है एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, इतना ही तो फोर्स लगाएगा, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। इसको जरा, ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म में, इसको जरा कह सकते हैं स्केलर फॉर्म में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस की जगह आप लिख दोगे साइन, तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर दो केस बनते हैं, या तो चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर कर जाए, परपेंडिकुलरली एंटर कर जाए। कैसे एंटर कर जाए, परपेंडिकुलर एंटर कर जाए, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे हो जाए, एक दूसरे के 90 डिग्री हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल क्या हो जाए, किसी भी कह सकते हैं पैरेलल कंडीशन पे चला जाए, यानी कि कह सकते हैं जो एंगल हमारा v बना रहा है वही एंगल हमारा b बनाए। ठीक है, यानी कि ऐसा सकता है या तो पैरेलल चला जाए या फिर कैसा चला जाए, हमारा परपेंडिकुलर चला जाए। अगर वो पैरेलल गया, अगर वो हमारा कैसे तरह से चला गया पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में थीटा कितना हो जाएगा, 0। जरा यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, थीटा की 0, साइन थीटा कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, 0। तो यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरेलल जाएगा, कैसा जाएगा, पैरेलल जाएगा, तो कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर, फोर्स लगेगा हमारा 0। कितना फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा उसके ऊपर 0। ठीक है, यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। कब नहीं लगाएगा, जब वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसा जाएगा, पैरेलल जाएगा। कैसा जाएगा, पैरेलल जाएगा, यानी कि एंगल कितना बनाएगा, 0 बनाएगा। लेकिन अगर एंगल 90 बना लेंगे, परपेंडिकुलर चला जाए, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 साइन की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैथ्स वालों को पता होगा।
ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब ये है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली जाएगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स क्या लगेगी, हमारी मैक्सिमम फोर्स लगेगी। वो फोर्स कितनी लगेगी, मैक्सिमम फोर्स लगेगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। क्या होगी, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी, ठीक है, या एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे पार्टिकल यहाँ पर मूव करेगा, आपको पता है, आपने एक लॉ पढ़ा था क्या, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में होता क्या है कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, हम उससे क्या करते हैं, उस फोर्स की वैल्यू निकालते हैं ना वैल्यू, ठीक है। तो हमने उसका वही अपना रूल का यूज़ किया और यहाँ पर अपना फोर्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो होगा क्या, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगा। जैसे कोई पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करने लगेगा। क्या करने लगेगा, सर्कुलर मोशन करने लगा। और हमें पता है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की एक चीज़ लगती है ना, ठीक है। तो जो फोर्स होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, यानी कि उसके ऊपर एक तो फोर्स लग रही थी, कौन सी, जस्ट वेट, उसके ऊपर फोर्स लग रही थी एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, ठीक है। ये तो लग रही थी हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, लेकिन उसके ऊपर एक फोर्स और लग रही है, जब वो मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, कितनी हो जाएगी, एम वी स्क्वायर अपॉन, क्या है, दोनों फोर्स बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी भाई। फोर्स जो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा वही तो रिजल्ट कर रहा है किसकी फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। तो यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, जिसमें क्यू क्या है, उस चार्ज की वैल्यू है, वी क्या है, वेलोसिटी है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मास क्या है, एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, और आर क्या है, जिस पाथ में वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उस पाथ की रेडियस। तो क्या वहाँ से आर नहीं निकाल पाओगे, यहाँ से सिंपली अपना क्या निकालना है, हमने आर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब हमें पता है हमें क्या निकालना है, पीरियड ऑफ एवोल्यूशन। तो पीरियड ऑफ एवोल्यूशन हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहाँ से टाइम की वैल्यू क्या निकल आई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी, जब कोई पार्टिकल सर्कमफेरेंस में मूव करता है तो डिस्टेंस किसके बराबर होती है, सर्कमफेरेंस के बराबर होती है। तो सर्कमफेरेंस लिख दिया डिस्टेंस, यानी कि 2 पाई आर। और वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, इस फॉर्मूले में से वेलोसिटी की वैल्यू निकालो और उसको एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर दो। तो अपना क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ, कह सकते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है ना, यानी घूमने एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लिया वो आ जाएगा। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, अभी फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी होता है हमारा 1 टाइम। तो फ्रीक्वेंसी अभी टाइम की वैल्यू भी आप निकाल के लाया, उसका क्या करते हो, रेसिप्रोकल कर दो, तो अपना क्या निकल आएगा, फ्रीक्वेंसी निकल आएगा। क्या निकल आएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यही फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हमारा इस बार साइक्लोट्रॉन टॉपिक होता तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा मैं करना ही था, लेकिन जब हमारे सेक्शन से इस बार हट चुका है तो हम उसको मूव नहीं करेंगे। लेकिन बस इतना याद रखेंगे कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी साइक्लोट्रॉन की, या फिर कह सकते हैं जो पार्टिकल हमारा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। और ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या होता है वेलोसिटी सिलेक्टर, देखो नाम से क्लियर होता है वेलोसिटी सिलेक्टर, यानी कि अगर कोई पार्टिकल किसी भी एक सिस्टम के अंदर एंटर करेगा और वहाँ पर उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हुई तो वो पार्टिकल मूव कर जाएगा, और वो पर्टिकुलर वेलोसिटी नहीं हुई तो वो पार्टिकल क्या होगा, मूव नहीं कर पाएगा या फिर इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर होता क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर कह सकते हैं कि ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर, देखो फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रहा है ना सर्कुलर, इस सर्कल में हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। क्या है उसके पास, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, जिसमें ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, दिस वन इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस वन इज़ नेगेटिवली चार्ज। देखो यहाँ से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की गन भेज दी, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें, ठीक है। हमने एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लिया, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये। जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहाँ मूव करवाएगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना कुछ, ठीक है। लेकिन वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड कहेगा नहीं भाई तुम नीचे जाओ,
यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है ऊपर आ जाओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है नीचे जाओ। तो अब हमें क्या करना है, इस सिस्टम का कुछ इस तरह से कह सकते हैं एक तालमेल बिठाना है, जिससे उसकी वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी एक्यूपाई कर ले, इतनी पर्टिकुलर वेलोसिटी हो जाए जो क्या हो, वो ना ऊपर जा सके, न कह सकते हैं जितना ऊपर जाए उतना ही नीचे आए। तो वो क्या होगा, पार्टिकल जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा, उतना ही क्या होगा, ये पार्टिकल स्ट्रेटली मूव कर जाएगा, यानी कि बिना डिफ्लेक्ट हुए वो स्ट्रेटली मूव कर जाएगा। कैसे करेगा मैं बताऊँ। एक बंदा उसको ऊपर खींच रहा है, एक बंदा उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। हम कह रहे हैं ना उस बंदे को ऊपर जाना, ना उस बंदे को नीचे जाना, उसको स्ट्रेट जाना है। तो ये कब पॉसिबल होगा, ये जब भी तो पॉसिबल होगा जब ऊपर लगने वाली फोर्स और नीचे लगने वाली फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हमें वही करना है। ऊपर लगने वाली फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि ई इंटू क्यू, ई इंटू क्यू। और नीचे लगने वाली फोर्स कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स। और उसकी वैल्यू क्या है, क्यू वी बी, यानी कि क्यू वी बी। यहाँ पर क्यू की जगह ई ले रखा क्योंकि हम किसको मूव करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो चार्ज पार्टिकल कौन सी जगह, ई। तो यानी कि स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना है, ई वी बी। ठीक है, यहाँ से अपनी v की वैल्यू निकल आएगी, v इज इक्वल टू ई अपॉन बी। अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी e अपॉन बी हुई तो वो पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर जाएगा, अदरवाइज वो पार्टिकल क्या होगा, या तो ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाएगा या फिर नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर e की वैल्यू ज़्यादा हुई तो वो ऊपर चला जाएगा, अगर वो b की वैल्यू ज़्यादा हुई तो वो नीचे आ जाएगा। और अगर उनकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से हमने तालमेल बिठा दिया कि जितना e की वैल्यू उतना b की वैल्यू, तो वो पार्टिकल क्या होगा, स्ट्रेटली मूव कर जाएगा, क्या होगा, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा का सीधा निकल जाएगा। तो ये क्या काम कर रहा है, ये पूरा डिवाइस किस तरह से काम कर रहा है, ये पूरा डिवाइस इस तरह से तो काम कर रहा है कि अगर उस पार्टिकल की इतनी वेलोसिटी हुई तो पास कर जाएगा, इतनी वेलोसिटी नहीं हुई तो पास नहीं करेगा। तो क्या कर रहा है, ये एक वेलोसिटी सिलेक्टर की तरह काम कर रहा है कि उस पार्टिकल की अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हुई तो पास कर जाएगा, नहीं हुई तो पास नहीं करेगा। सिंपल इसी तरह से तो काम कर रहा है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, इस डिवाइस को हमने एक वेलोसिटी सिलेक्टर। करना क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, उस दोनों को बराबर करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि ई इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू वी बी। वहाँ से अपना v की वैल्यू निकाल लो, यानी कि अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी e अपॉन बी हुई तो वो पार्टिकल स्ट्रेटली मूव कर जाएगा, अदरवाइज वो या तो ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाएगा या फिर वो नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। आज इतने ही रखते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। और फिर भी कोई डाउट बनता है किसी भी टॉपिक में, हल्का सा भी कोई डाउट है तो आप मेरे को बता दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियोज़ होगा उस वीडियो में उसी टॉपिक पर जो हमारा डाउट होगा उसको दोबारा कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको पता है आपका ऑनलाइन टेस्ट होना है। ठीक है, जो आपके पास चीट शीट आई चुकी है, ठीक है ना, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप सभी को पता है हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है, MCQs आएंगे और शॉर्ट आंसर आएंगे। ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप आई थिंक उसके लिए सब प्रिपेयर्ड होंगे। आपको सभी को पता है फिजिक्स में चैप्टर 1, 2 एंड 3 यानी कि 3 चैप्टर आने हैं। ठीक है ना, जब जहाँ तक मेरे को उम्मीद है ये चैप्टर भी हमारा 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी अपना वर्क भी कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं जैसे हमारी कोई भी गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन आती है स्कूल से रिलेटेड, ठीक है ना, फिर हम उसी तरह से मूव करेंगे। लेकिन जब तक कुछ हमारे पास नहीं है तो ऑनलाइन पर्पज़ के थ्रू ही काम करेंगे। लेकिन जो बच्चा अपना अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना, उसको आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए उसके लिए फ्री एडवाइस है कि अपना वर्क कम्प्लीटली करते चलें। ठीक है ना, कोई डाउट आ रहा है, किसी काम करने में दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताएं, कॉल करें, मुझे बताएं कि हाँ सर ये ऐसे दिक्कत आ रही है, ये ऐसे दिक्कत आ रही है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। ठीक है ना, देखो जब तक डॉक्टर को अपनी कोई बीमारी के बारे में नहीं पता हो, क्या वो इलाज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, या तो फिर एक ही रीज़न रहता है, एक ही काम हो सकता है, या तो बस अपनी बीमारी छुपाओ जाओ और वो बीमारी क्या होगी, डे बाय डे इंक्रीज़ होगी, एक दिन क्या होगा आप सबको पता है क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए बेटर यही है कि जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है, थ्योरी में दिक्कत आ रही है, डेरिवेशन में दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, आप फ्रैंकली मुझे कॉल करें। ठीक है, उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा क्या सोल्यूशन है। ठीक है, मैं देखो सबको पता है लॉकडाउन, ठीक है, जब तक हमारी कंडीशंस नॉर्मल नहीं होती पढ़ना तो ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो बेटर यही होगा आप रेगुलर रहें। ठीक है,
आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है ना। बाकी जो हमारा कह सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट कर लें, ठीक है। जो डाउट हो इस वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे को सेंड कर दें, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ।